जी, डॉक्टर राकेश जी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुल के और इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से देश की जनता को बहुत कम सामने रखा गया होगा, जैसे आज प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने सारी बातें रखी। आप मानते हैं कि नोटबंदी एक गलत फैसला था? कानूनी पचड़े में हम नहीं जाते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपको लगता है कि नोटबंदी सही फैसला था, गलत फैसला था? और आज सरकार अपने फैसले से खुश क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं आज मिठाई बाँटी जा रही है? क्यों नहीं आज जश्न मनाया जा रहा है कि हमारा फैसला देखो बिल्कुल जायज़ था, क्यों नहीं आज एक बढ़िया भाषण हो रहे हैं? कारण क्या है? बैकफुट पे क्यों है सरकार? संजय भाई, बहुत विस्तार से एनके सिंह साहब ने और सर ने, अरुण कुमार जी ने बता दिया है। उसका जो कानूनी पक्ष है वो सिंह साहब ने बता दिया और आर्थिक पक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार जी बता चुके हैं। एक बात मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अब आम जनमानस सुप्रीम कोर्ट के प्रति इतना आस्थावान हो गया है कि उसे फैसले के दिन और उसके एक दो दिन पहले से पूरा भरोसा होता है कि क्या फैसला आने वाला है। यद्यपि ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन अब जनता जानती है कि किस मुद्दे पर सबसे बड़ी अदालत क्या फैसला करने जा रही है। वो जो अमीर कजलवाश का शेर है जो मैं अक्सर सुनाता हूं, उसी का शहर, वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुझे यकीन था कसूर हमारा निकलेगा, हमारा कसूर निकलेगा। तो कसूर इस जनता का है कि इस जनता ने इस नोटबंदी को गलत तरीके से लिया, उसे गलत माना, और आप मुझसे भी वही अपराध कराना चाहते हैं कि मैं उसे गलत मानकर कोई बात कहूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो प्रक्रिया को अगर लेकर कहें, जैसा कि एनके सिंह साहब ने बताई पूरी बात, उसमें जो फैसले में जो असहमति है जस्टिस बीवी नागरत्ना जी की और बाकी 4 लोगों की जो सहमति है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सिद्ध मान लिया जाए कि प्रक्रिया के तौर पर फैसला लेने में सरकार ने कोई गलती नहीं की। लेकिन कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय सही या गलत उसके परिणामों के आधार पर ही माना जाना चाहिए। और प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने इस निर्णय को लेते समय सरकार का जो कॉल था, सरकार का जो भरोसा था, जो देश को उन्होंने भरोसा दिलाया था, वो 3 बड़े कारण उन्होंने गिनाए थे कि इससे नकली नोटों का चलन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पर अंकुश लगेगा और जो डिजिटल करेंसी है उसको बढ़ावा मिलेगा। अभी 22 जुलाई 2022 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर जो नगद चलन है हमारे देश में इस वक्त, वो नोटबंदी के दिन था 17,88,000 और 22 जुलाई 2022 को है 30,88,000। 17,70,000 था, अब 30,88,000 है, यानी करीब करीब 72 गुना बढ़ गया नगदी का चलन। तो पहली जो सरकार की जो पहल थी वो खारिज हो गई। आतंकवाद पर अंकुश लगा, इसके लिए तो बहुत कुछ गिनाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद इस बात के आंकड़े बता सकता है और कुछ दिनों पहले आरटीआई के जरिए सामने आई है और हम सब जानते हैं उसमें आरटीआई की जरूरत नहीं है कि आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगा और लग भी नहीं सकता था। उसके बाद तो पुलवामा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं एक अजीब से संयोग को याद करना चाहता हूं, हो सकता है आप सबको याद हो, और संयोग इसलिए भी कि कल 3 दिसंबर तारीख है। मैं आपको 3 दिसंबर 2016 में ले जाना चाहता हूं और एक गुजरात के महाशय श्री महेश भाई, 3 जनवरी है, हाँ सॉरी 3 जनवरी, वो घटना है 3 दिसंबर 2016 की। एक महेश भाई शाह थे जिन्होंने इस नोटबंदी के बाद 13,680 करोड़ रुपए की नकदी का ऐलान किया था। आयकर विभाग ने उनसे संपर्क किया, उनको नवंबर तक यानी कुछ दिनों के अंदर टैक्स के रूप में 45%, इसका 13,680 करोड़ का 45% उन्हें टैक्स के रूप में जमा करना था। 3 दिसंबर 2016 को वे फरार हो गए। महेश भाई शाह उससे पहले टेलीविजन चैनल के दफ्तरों में इंटरव्यू दे रहे थे। पुलिस उन्हें पेशी पर ले जाती थी तो पुलिस की वर्दी में एक बार ले जाना पड़ा था। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है कि उसके बाद आज तक महेश भाई शाह से कोई टैक्स भारत सरकार वसूल कर सकी कि नहीं। दिव्य भास्कर की खबर है मेरे पास, जो अहमदाबाद से निकलता है, उसने आयकर विभाग के सूत्रों के आधार पर यह दावा किया था कि महेश भाई शाह के पास जो 13,680 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 6,000 करोड़ एक नेता के हैं, 600 करोड़ एक नेता के पार्टनर के हैं। क्या भारत के कानून की परिधि में कहीं आज तक किसी जांच पड़ताल के बाद
इन व्यक्तियों के नाम पता चले? क्या देश यह जान पाया कि महेश भाई शाह 13,680 करोड़ रुपए नगद कैसे रखे हुए थे? दूसरा एक और घटनाक्रम याद दिलाना चाहता हूं, वो भी रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था। नोटबंदी के अगले 5 दिनों में गुजरात के 5 जिला सहकारी बैंकों में करीब करीब 14,300 करोड़ रुपए जमा हुए थे। मैं एक मामूली कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, इस नाते मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में इतनी नोट गिनने की मशीनें हैं कि 5 शाखाएं कोऑपरेटिव बैंक की 14,300 करोड़ रुपए 5 दिनों में 24 घंटे गिने संजय जी, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड मशीनें चलें तो क्या पुराने नोट 14,300 करोड़ के गिने जा सकते थे? एक और इसमें उपलब्धि याद दिलाना चाहता हूं कि इन 5 बैंकों में से एक बैंक के निदेशक हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ये बताती है आरबीआई के जवाब में कि उस बैंक में 750 करोड़ 750 करोड़ रुपए उस अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में जमा किए गए। पूरे भारतवर्ष में नोटबंदी के बाद किसी एक बैंक शाखा में जमा किया गया ये सर्वाधिक नकदी धन था। दूसरे नंबर पर भी रूपाणी जी की सरकार के एक मंत्री हैं, उस समय थे, अब मुझे नहीं मालूम इस वक्त है भी कि नहीं, जयेश भाई रडाडिया। ये जिस बैंक के चेयरमैन थे कोऑपरेटिव बैंक के, उसमें 693 करोड़ रुपए नगद जमा हुए। इस आधुनिक समय में सूचना विस्फोट के महायुग में, सूचनाओं के खुलेपन के युग में, क्या इस देश को यह जानने का हक नहीं है कि वे कौन से अलादीन के चिराग आए थे जिन्होंने 14,300 करोड़ रुपए 5 दिन में गिन दिए? कानून की कोई एजेंसी आज तक इस बात को पता नहीं लगा पाई। अब आते हैं नोटबंदी के बाकी परिणामों पर। उसका जो सामाजिक परिणाम हुआ हमने देखा कि राकेश जी नोट गिने नहीं होंगे, तोल के ले लिए होंगे। वहां पे गुजरात में तो अगर इतने ताकतवर लोगों के नोट है तो तोल के ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल ले लिए होंगे। नहीं, और वैसे तो वे जिन्न भी बुला सकते हैं, बोतल में से जिन्न बुलाया हुआ, जिन्न ने रात भर में गिन दिए होंगे। इसमें कौन सा कठिन काम है? बहुत मामूली बात है। जिन्न जन्नात सब उनके कब्जे में इस वक्त, वे तो शहंशाह वक्त है ना। इसका सामाजिक दुष्प्रभाव जो हुआ, जिसकी बात सर ने कही, अरुण कुमार जी ने, कि जो छोटे मझोले उद्योग हैं वे बर्बाद हो गए। इसके अलावा जो सामाजिक इसकी चोट हुई है, हमारे प्रधानमंत्री ने जापान में जाकर कहा घर में बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, ऐसे दोनों अंगूठे हिलाए थे उन्होंने। मुझे आज भी याद है, किसी सभ्य समाज में देश का मुखिया, जो देश का अभिभावक है, वो अपने देश के लोगों की इस विवशता पर विदेश में जाकर खिल्ली उड़ा सकता है, ये कल्पनातीत बात है। और क्या वे सारे लोग जिनके घरों में बेटी की शादी के समय नगदी नहीं थी, क्या वे सब काले धन वाले थे? क्या वे सब ब्लैक मार्केटियर थे? क्या वे सब आतंकवाद से रिश्ता रखने वाले थे? क्या वे सब नकली नोट छापने वाले लोग थे? निश्चित तौर पर नहीं। तो हमारे समाज को बहुत भीतर तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से खोखला कर दिया इस फैसले ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे लगता है डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी चूंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है और उस विषय में विश्व में और कोई नहीं, पर उनसे मनमोहन सिंह थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जो संसद में कहा था कि यह संगठित लूट थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रक्रिया के रूप में इसकी तस्दीक करता होगा, लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं उस फैसले के दुष्प्रभावों को अगर गिनने चलूं तो आपके सवाल आपने जो मुझसे पूछा था सही था या गलत, एक भारतीय के नाते मुझे वो फैसला सिरे से गलत लगता है। हो सकता है 25-50 साल बाद हम और आप जब इस दुनिया में न रहें, तब कुछ ऐसी फाइलें खुलें, तब मालूम हो कि इस फैसले के पीछे कैसी संगठित लूट हुई थी और क्या क्या चीजें इसके आड़ में कर ली गई थी। जी संजय जी।